Yes, good morning. In today's lecture, I am starting with a new accounting standard. सब लोग नया पेज ले लो. Give the heading India's 12. India's 12 deferred tax. India's 12 deferred tax, but ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने के पहले, before doing this accounting standard, you have to do CA Inter AS 22 on deferred tax. जो बच्चों ने मेरे से रिकॉर्डिंग ले रखी है और अगर ऐप पे एक्सेस नहीं है तो इंडियाज 12 करने के पहले मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं ऐप पे एक्सेस दे दूंगा. और ऑलरेडी अगर ऐप पे एक्सेस है तो सीए इंटर का AS 22 मैंने अपलोड किया है. जब तक वो नहीं देखोगे आगे ये वीडियो नहीं देखना. पहले AS 22 कंप्लीटली करना है, मेरे तरीके से करना है. भले ही तुमने किया होगा इंटर में, तुमको मेरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद में ये टॉपिक देखना शुरू करना. सो AS 22 का कंटिन्यूएशन ही है ये. दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ AS 22. AS 22 का PNL अप्रोच था. AS 22 वॉज PNL अप्रोच और यहाँ पे बैलेंस शीट अप्रोच है. ये बैलेंस शीट अप्रोच है. तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, सीधा शुरू कर रहा हूँ. इंडियाज 12. सो मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है. तुम लोग सबसे पहले AS 22 कर लोगे और उसके बाद में मेरा ये लेक्चर देखोगे तो ये उसी का कंटिन्यूएशन है. बैलेंस शीट अप्रोच लिखो सब लोग. बैलेंस शीट अप्रोच. ऑल ऑफ यू राइट हियर बैलेंस शीट अप्रोच. और मैं सीधा एग्जांपल से शुरू कर. यस, बैलेंस शीट अप्रोच. आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग विथ वन एग्जांपल. देखो एग्जाम्पल. एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ एसेट. कॉस्ट ऑफ एसेट. कॉस्ट ऑफ एसेट ₹3 lakhs. सो ये जो लोग भी एग्जाम्पल कर रहे हैं, मैं ये एज्यूम करके चलूंगा उन्होंने मेरा इंस्ट्रक्शन सुन लिया बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर में. वो AS 22 करके आ गए. सीए इंटर का लेक्चर्स जो मैंने सीए इंटर के रेफरेंस लेक्चर्स अपलोड कर रखे ऐप में, वो सब करके आने के बाद में अब वो लोग ये देख रहे हैं. उसके आगे का लेक्चर वो लोग देख रहे हैं. एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. Estimated useful life. Number 1, India's 16 के हिसाब से यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 3 years. And number 2, as per tax rules, useful life is 2 years. हाँ, रेट ऑफ टैक्स इज 30%. रेट ऑफ टैक्स है 30%. नेट प्रॉफिट
net profit before depreciation and tax, net profit before depreciation and tax as per Ind AS and as per tax laws. As per Ind AS and as per tax laws, rupees 5 lakhs. रुपीज़ 5 lakhs, ठीक है ना। बस इसको सॉल्यूशन बनाना है, अपने को बैलेंस शीट अप्रोच से जाना है। लेकिन मैं तुम लोगों को ये प्रॉब्लम पहले पीएनएल अप्रोच से करूँगा जो तुम लोग AS22 में करके आए हो, और फिर सेम प्रॉब्लम को मैं बैलेंस शीट अप्रोच में कन्वर्ट करके बताऊँगा, और फिर ये भी बताऊँगा वाई बैलेंस शीट अप्रोच इज़ बेटर देन पीएनएल अप्रोच। मैं नोट्स लिखाऊँगा और तुम लोगों को बता दूँगा वाई बैलेंस शीट अप्रोच इंडियाज़ बैलेंस शीट अप्रोच से क्यों जाता है। सो हम लोग पहले इसको पीएनएल अप्रोच से करेंगे जो तुम लोग AS22 करके आए वो तरीके से। तुम लोग जो AS22 करके आए ना वो तरीके से पहले मैं बता देता हूँ। लिखो सॉल्यूशन, write down solution, profit and loss approach, solution profit and loss approach, take 2 lines and close it। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच 2 लाइन रखो खाली और क्लोज कर दो। सो नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन and we get net profit after tax, sorry, net profit before tax, net profit before tax। और ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, अकाउंटिंग इनकम। इसको हम लोग अकाउंटिंग इनकम भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग इनकम। हाँ, इसमें से माइनस करेंगे टैक्स एक्सपेंसेस। फ्रॉम दिस वी डिडक्ट टैक्स एक्सपेंसेस, and tax expenses consist of current tax plus or minus deferred tax। Tax expense is nothing but current tax इसमें से प्लस और माइनस डिफर्ड टैक्स। करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, और यह आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने 3 इयर्स रखा है अकाउंट्स के हिसाब से। एसेट की यूजफुल लाइफ 3 इयर्स है, तो मेरे को 3 डिवीजन चाहिए। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। सो पहले वो पीएनएल अप्रोच जो तुम लोग ऑलरेडी करके आए हो ना, वो अप्रोच से करा रहा हूं पहले। फिर सेम प्रॉब्लम को बैलेंस शीट अप्रोच में कन्वर्ट करके दूंगा। ईयर 1
ईयर 2, ईयर 3, ये इनर कॉलम आउटर कॉलम, इनर कॉलम आउटर कॉलम. Yes, listen. Everyone, done up till here. What is the नेट प्रॉफिट? अरे नेट प्रॉफिट दोनों के हिसाब से 5 lakhs है, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, एज पर टैक्स लॉ एज वेल एज पर अकाउंटिंग एज पर टैक्स रूल्स एंड एज पर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग. बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स इट इज 5 lakhs. 5 lakhs. इसमें से माइनस करना है डेप्रिसिएशन, तो एसेट की वैल्यू कितनी है? वैल्यू ऑफ एसेट आई हैव गिवन 3 lakhs. और एज पर इंडिया 16 के हिसाब से लाइफ है 3 years. सो 3 years का मतलब है डिवाइड बाय 3 करेंगे. सो 3 lakhs डिवाइड बाय 3, तीनों साल में 1-1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा. अरे ये तुम लोग ऑलरेडी AS 22 में करके आए हो. सो 4 lakhs, 4 lakhs and 4 lakhs. करंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना है. करंट टैक्स का मतलब होता है टैक्सेबल प्रॉफिट. और टैक्सेबल प्रॉफिट, अरे टैक्सेबल प्रॉफिट भी डेप्रिसिएशन के पहले तो 5 lakhs ही था. डेप्रिसिएशन के पहले तो 5 lakhs ही था. लेकिन इनकम टैक्स में लाइफ ऑफ एसेट इज ओनली 2 years. तो 5 lakhs में से 3 lakhs का एसेट है, 1,50,000 पहले साल में माइनस हो जाएगा. 150 पहले साल में माइनस हो गया, तो टैक्सेबल इनकम जो है वो है 3,50,000. 3,50,000 इंटू रेट ऑफ टैक्स. देखो रेट ऑफ टैक्स मैंने क्या दिया, रेट ऑफ टैक्स आई हैव गिवन 30%. 30%. तो करंट टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन टैक्सेबल इनकम. टैक्सेबल इनकम 3.5 लाख रुपए है, क्योंकि ये एसेट को डेप्रिशिएट करना है 2 साल में टैक्स रूल्स के हिसाब से. सो 3,50,000 इंटू 30%, 1,05,000. 1,05,000. सो 3,50,000. अरे 5 lakhs का एसेट है, 5 lakhs का एसेट है. 5 lakhs का प्रॉफिट अगले साल भी है, और अगले साल बैलेंस 1,50,000 भी डेप्रिशिएट हो गया. बैलेंस 1,50,000 भी डेप्रिशिएट हो गया. या सेकेंड ईयर में भी 3,50,000 ही है, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी 5 lakhs इज द प्रॉफिट एज पर टैक्स रूल्स एज वेल एज अकाउंट्स के बुक्स में भी यही है. और सेकेंड ईयर में बैलेंस 1,50,000 का एसेट डेप्रिशिएट हो जाएगा. सो सेकेंड ईयर में भी टैक्सेबल इनकम है 3,50,000. 3,50,000 का 30% निकालेंगे, तो सेकेंड ईयर में भी जो करंट टैक्स है दैट इज 1,05,000. लेकिन थर्ड ईयर में एसेट पूरा डेप्रिशिएट हो चुका है, तो एज पर टैक्स रूल्स प्रॉफिट इज 5 lakhs. डेप्रिसिएशन कुछ बचा ही नहीं माइनस होने के लिए, क्योंकि 1.5 लाख फर्स्ट ईयर में, 1.5 लाख सेकेंड ईयर में, 1.5 लाख पूरा माइनस हो गया. सो 5 lakhs इंटू 30%, इट्स 1,50,000. देखो मैंने तीनों साल का करंट टैक्स निकाल दिया. हाँ, डिफर्ड टैक्स इज नथिंग बट अकाउंटिंग इनकम माइनस टैक्सेबल इनकम. अकाउंटिंग इनकम माइनस टैक्सेबल इनकम इंटू फ्यूचर टैक्स रेट. सो मेरी अकाउंटिंग इनकम है 4 lakhs, टैक्सेबल इनकम है 3,50,000, तो डिफरेंस बचा 50,000, और ये 50,000 पॉजिटिव है, इंटू 30%.
इट कम्स टू 15,000, और अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव होता है तो ये डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होती है। AS 22 करने के बाद मैं ये मान के चलता हूं कि ये सब तो तुमको आता ही है। सो 1,20,000। या फिर दूसरा तरीका है, ये 4 lakhs का 30% निकाल लो, ये 120 हो गया, और इसको बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। ये बैलेंसिंग फिगर अगर पॉजिटिव आता है तो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, और नेगेटिव आता है तो डिफर्ड टैक्स एसेट। इन शॉर्ट इफ टैक्स एक्सपेंसेस इज मोर, if tax expenses is more than current tax expenses is more than current tax, ये tax expenses है, ये current tax है, अगर ये ज्यादा है तो डिफरेंस आएगा डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। सेकेंड ईयर में देखते हैं, सेकेंड ईयर में अकाउंटिंग इनकम 4 lakhs, टैक्सेबल इनकम 350, वापस से पॉजिटिव है, तो बच्चों डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा या लाइबिलिटी? यस, आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू। फिर से 15,000 आया, आंसर नहीं दोगे तो नहीं चलेगा, चुप बैठने से नहीं चलता है। फिर लाइव सेशन का मतलब क्या होता है? पूछेंगे तो कोई जवाब नहीं देता है। सो अगेन, अकाउंटिंग इनकम माइनस टैक्सेबल इनकम, डिफरेंस इज व्हाट? 50,000 पॉजिटिव। सो ये क्या क्रिएट हुआ अपने लिए? दूसरा तरीका ये भी है, ये 4 lakhs का 30% निकाल लो, अकाउंटिंग इनकम पे रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करोगे तो ये आता है 120, और ये 120 है टैक्स एक्सपेंसेस, और इनर कॉलम में है ये करंट टैक्स है, ये करंट टैक्स है, ये टैक्स एक्सपेंसेस है, टैक्स एक्सपेंस माइनस करंट टैक्स, टैक्स एक्सपेंसेस 120, करंट टैक्स इज जस्ट 1,05,000। सो डिफरेंस पॉजिटिव है, ये भी डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, तो 2 साल लाइबिलिटी क्रिएट हुई, 30,000 की लाइबिलिटी हो गई। यस सर। अब थर्ड ईयर में लाइबिलिटी रिवर्स हो जाएगी, ये कितना हो जाता है? 4 lakhs माइनस 120 इज इट 280? यस सर। अब थर्ड ईयर में लाइबिलिटी रिवर्स हो जाएगी, अकाउंटिंग इनकम 4 lakhs, टैक्सेबल इनकम 5 lakhs, माइनस 1 lakh का मतलब है कोई डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। 1 lakh इंटू 30%, जो पहले 2 साल में लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी अब वो रिवर्स होएगी। देख लो, माइनस 1 lakh तो ये भी माइनस ही होएगा। 15,000 2 साल में डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी, और ये साल रिवर्स हो गया पूरा 30। बोलो समझा क्या? यस सर। और मैंने बोला ना, डिफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी कैसे निकालने का? अकाउंटिंग इनकम माइनस टैक्सेबल इनकम इनटू फ्यूचर टैक्स रेट। ये 4 lakhs की जो इनकम दिख रही है, अकाउंटिंग इनकम दिख रही है, इस पे अगर 30% निकालेंगे तो 120 आता है, बट इनर कॉलम में जो करंट टैक्स है वो 150 है। सो 120 माइनस 150 करेंगे तो नेगेटिव 30 आता है। ये तरीके से भी आंसर आ सकता है। अरे ये सब मैंने AS 22 में करवा दिया तुम लोगों को। मैं तो खाली क्या है, बैलेंस शीट अप्रोच पे जाने के पहले PNL अप्रोच खाली समझा रहा हूँ कि PNL अप्रोच से जब मैं बैलेंस शीट अप्रोच पे भी जाऊँगा तो वही आंसर आने वाला है। अब बैलेंस शीट अप्रोच पे जाने के लिए क्या करना है सुन लो। ये हो गया पार्ट A ऑफ द सॉल्यूशन, इसको पार्ट A बना लो। पार्ट A, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच। अब इसके नीचे जाओ, यस राइट हियर, पार्ट B, पार्ट B बैलेंस शीट अप्रोच, बैलेंस शीट अप्रोच। PNL अप्रोच, बैलेंस शीट अप्रोच। हाँ, बैलेंस शीट अप्रोच। टेक 2 lines फॉर पार्टिकुलर्स। टोटल 3 साल है। सो राइट 1, 2 and 3। ये तुम कुछ नया सीखने वाले हो। 1, 2 and 3।
यस 1 2 एंड 3। अब इसमें सबसे पहले वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट as per balance sheet, as per balance sheet और as per tax, as per tax को बोलते हैं टैक्स बेस। as per balance sheet, balance sheet मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड as per taxation लॉस। सो वैल्यू ऑफ एसेट अपने को दोनों से निकालना पड़ेगा, फिर वो दोनों का डिफरेंस आएगा। अरे दोनों बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू अलग अलग होगी, अलग अलग होगी तो उसका डिफरेंस आएगा, वी विल हैव द डिफरेंस। और जो डिफरेंस आएगा ना, वो डिफरेंस पे हम लोग टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। बैलेंस शीट अप्रोच जरा ऊपर लिख देना, मैं लिखना भूल गया। कैलकुलेशन ऑफ डिफर्ड टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ डिफर्ड टैक्स एंड एक्सपेंस, डिफर्ड टैक्स एंड एक्सपेंसेस, ऐसा लिख दो। हाँ, जो डिफरेंस आता है ना, वो डिफरेंस पे हम लोग रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करेंगे। वो जो डिफरेंस आएगा उस पर हम लोग रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करेंगे। डिफर्ड टैक्स, जब डिफरेंस पे हम लोग रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करेंगे तो वो डिफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी बनेगा, डिफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी बनेगा। रेट ऑफ टैक्स क्या है? 30%। ये पहला कॉलम है वो क्यूमुलेटिव है। फर्स्ट कॉलम लिखना क्यूमुलेटिव, इन फर्स्ट कॉलम यू राइट क्यूमुलेटिव, और जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें लिख दो एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, दैट इज ईयर वाइज। मैंने फॉर्मेट बनाया, अभी तक कुछ समझाया नहीं, तो खाली लिख लो, ये लिख लो खाली। हाँ, ये बैलेंस शीट में क्या वैल्यू आएगी उसके लिए मैं एक वर्किंग नोट बना के समझाता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1, वैल्यू ऑफ एसेट। मैं वैल्यू ऑफ एसेट की एक वर्किंग बनाता हूँ। क्लोज द नेक्स्ट लाइन। क्लोज द नेक्स्ट लाइन, पर्टिकुलर्स। यस, वैल्यू ऑफ एसेट। अपने को वर्किंग बनानी है एक। नीचे लिखो वैल्यू ऑफ एसेट। या सुनो, बैलेंस शीट अप्रोच के लिए मैंने वर्किंग बना ली, तुम लोगों के लिए रूलिंग बना ली है। अब सुनो, ये कैसे यूज करना है, इसके नीचे एक वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट नंबर 1, बिलो दिस राइट वर्किंग नोट नंबर 1। नाउ व्हाट इज दिस वर्किंग नोट? वैल्यू ऑफ एसेट। वैल्यू ऑफ एसेट। नेक्स्ट लाइन क्लोज करो पर्टिकुलर्स के लिए। आई थिंक यू हैव ऑलरेडी डन।
हमको 3 साल एसेट को डेप्रीशिएट करना है. वी हैव टू डेप्रीशिएट एसेट फॉर 3 years. अगर 3 साल डेप्रीशिएट करना है तो आई विल राइट योर ओरिजिनल कॉस्ट माइनस फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन, एंड विल गेट WDV. फिर से माइनस डेप्रीसिएशन सेकेंड ईयर का, लिखते जाओ सेकेंड ईयर्स डेप्रीसिएशन, you get WDV minus depreciation of third year and you get WDV. ये 3 साल का डेप्रीसिएशन है, 3 साल का डेप्रीसिएशन है. 2 कॉलम बनाओगे, टैक्स में अलग तरीके से चल रहा है, अकाउंट्स में अलग तरीके से चल रहा है. सो 2 कॉलम बना लो, पहले अकाउंट्स के बुक्स के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, और दूसरा टैक्स रूल्स के हिसाब से. हाँ, सो पहले साइड में लिखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और दूसरे साइड में लिखोगे टैक्स लॉस. बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्स लॉस. अब देखो, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट है 3 lakhs. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे डेप्रीशिएट होने वाला है? इक्वली इन 3 years का मतलब है फर्स्ट ईयर का 1 lakh, सेकेंड ईयर का 1 lakh एंड थर्ड ईयर का 1 lakh. बट एज पर टैक्सेशन लॉ 2 साल में, सो ये 3 lakhs का एसेट फर्स्ट ईयर में 1,50,000, सेकेंड ईयर में 1,50,000, ये लो हो गया डेप्रीशिएट. फर्स्ट ईयर के एंड में बैलेंस शीट में वैल्यू मिली 2 lakhs. अकाउंट्स के हिसाब से फर्स्ट ईयर के एंड में बैलेंस शीट वैल्यू है 2 lakhs. और टैक्स के हिसाब से फर्स्ट ईयर में वैल्यू है 1,50,000. समझा क्या? बैलेंस शीट वैल्यू टैक्स बेस कैसे मिल रहा है? सेकेंड ईयर में अकाउंट्स के हिसाब से बैलेंस शीट में वैल्यू है 1 lakh, और टैक्स में तो खत्म हो गया मामला, 1 lakh, एंड हियर इट इज नील. कुछ है ही नहीं, 0. नील नहीं लिख के मैं 0 लिखता हूं, बेटर. कोई वैल्यू नहीं, 0 वैल्यू, 0 वैल्यू. और यहां पे 0 वैल्यू इधर होती है, और यहां पे तो आगे कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया. अरे नील लिखो 0 लिखो, बात एक ही है. सो देख लो, थर्ड ईयर में इधर और इधर दोनों जगह पे 0 आ गया. थर्ड ईयर में हियर ऑल्सो 0, हियर ऑल्सो वैल्यू 0. अब इससे डिफरेंस क्या जो क्रिएट होता है वो सुन लो. फर्स्ट ईयर में डिफरेंस है पॉजिटिव 50,000, सेकेंड ईयर में डिफरेंस है पॉजिटिव 1 lakh, और सेकेंड ईयर में देयर इज नो डिफरेंस, क्योंकि दोनों जगह पे 0 0, तो 0 ही हो गया. अब ये 50 lakhs पे 30% का जो अगर टैक्स अप्लाई करेंगे, ये क्यूमुलेटिव है, एंड दिस इज ईयर वाइज, क्यूमुलेटिव एंड ईयर वाइज. ये लिख लो, क्यूमुलेटिव एंड ईयर वाइज. हाँ, ये 50,000 का जो डिफरेंस है, ये 50,000 के डिफरेंस पे 30% अप्लाई करो. 30% अप्लाई करोगे तो 15,000 इज द टैक्स अमाउंट. अब ये डिफर्ड टैक्स एसेट है या लाइबिलिटी है, वो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? ऊपर तो अपने को मालूम था ये डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, बट यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे? इसलिए मैंने बोला था पीएनएल अप्रोच अगर आता है ना तो अपन दिमाग लगा सकते हैं. मैं अगर पीएनएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तुमको पीएनएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो तुम देखो ना, टैक्स में 1,50,000 ही बैलेंस शीट में वैल्यू बची है. बैलेंस शीट वैल्यू, वैसे कोई टैक्स में बैलेंस शीट नहीं बनती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ डेप्रीसिएशन चार्ज करके एज पर टैक्स लॉस एंड ऑफ द ईयर में सिर्फ 1.5 लाख रुपया बचा है.
मतलब अगर सपोज बैलेंस शीट बनाई होती 1.5 लाख रुपया, इसका मतलब है 1,50,000 डेप्रीशिएट हो गया। बोलो यस और नो। मैं अगर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो 3 लाख के एसेट का 1,50,000 बचा है, इसका मतलब है 1,50,000 डेप्रीशिएट हो गया। यस एवरीवन। Yes, sir. अगर 1,50,000 डिडक्शन मिल गया तो डोंट यू थिंक टैक्सेबल इनकम इज रिड्यूस्ड? 1,50,000 का अगर डिडक्शन मिल गया, सो डोंट यू थिंक ज़्यादा डिडक्शन मिल गया? अकाउंट्स में डिडक्शन सिर्फ 1 लाख का मिला, लेकिन टैक्स में 1,50,000 का डिडक्शन मिला, तो ज़्यादा डिडक्शन मिलने का मतलब है वो जो टैक्सेबल इनकम है, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर बुक्स ऑफ एज पर टैक्सेशन लॉ, जिसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम, वो कम हो गई। बोलो यस और नो। Yes, sir. अगर टैक्सेबल इनकम है तो रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करेंगे तो करंट टैक्स भी कम हो जाएगा। Yes, sir. टैक्सेबल इनकम ही कम तो करंट टैक्स भी कम, और अगर करंट टैक्स एक्सपेंसेस से कम तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। आउटर कॉलम में वो पीएनएल ध्यान में रखो, ऊपर पीएनएल है, पीएनएल ध्यान में रखो। अगर पीएनएल में जो नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उस पर रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करते तो अपने को टैक्स एक्सपेंस मिलता है। सो करंट टैक्स अगर टैक्स एक्सपेंसेस से कम है तो डिफरेंस पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो डिफर्ड टैक्स एसेट बनेगा क्या लायबिलिटी बनेगा? Liability. सो दिस इज डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। मैं बोलता हूँ ना, पीएनएल अप्रोच याद रखने का उससे बहुत फायदा होता है, इसलिए पूरा AS22 करवाया। सो ये 15,000 का डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और अगले साल भी देखो, अगले साल तो ये 1,50,000 भी चला गया। अरे ये 1,50,000 भी चला गया, इसका मतलब है अगले साल भी वही पोजीशन। बोलो समझा क्या नहीं? Yes, sir. अगले साल भी ज्यादा डिडक्शन मिला है, ज्यादा डिडक्शन मिला है, इसका मतलब है अगर ज्यादा डिडक्शन मिला है सो अपनी टैक्सेबल इनकम कम हो गई। टैक्सेबल इनकम इज नथिंग बट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर टैक्सेशन रूल्स। टैक्सेबल इनकम कम तो करंट टैक्स कम। करंट टैक्स अगर टैक्स एक्सपेंसेस से कम होएगा तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होएगी ना। ये 1 लाख पे 30% अप्लाई करो, बोलो कितना आ गया? इज इट 30,000? Yes, sir. लेकिन ये क्यूमुलेटिव है, अगर मेरे को ईयर वाइज चाहिए, ये 30,000 सेकेंड ईयर का नहीं, सेकेंड ईयर तक का है, सेकेंड ईयर तक का। इसका मतलब है फर्स्ट ईयर में 15,000, सेकेंड ईयर में 15 प्लस 15 मिलके 30 हो गया। तो अगर खाली सेकेंड ईयर का ढूंढना ईयर वाइज तो 15 है। तो ये डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुई, फर्स्ट ईयर में 15, सेकेंड ईयर में 15, और थर्ड ईयर में 0 हो गया ना। अरे 0 हो गया तो 0 पे रेट ऑफ टैक्स भी तो 0 हो जाता है। अरे जब तक डिफरेंस है दोनों में, टैक्स बेस बैलेंस शीट वैल्यू टैक्स बेस में डिफरेंस है, तब तक डिफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी है। डिफरेंस नहीं तो डिफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी भी नहीं, पूरा रिवर्स कर देने का। जो 30,000 क्रिएट हुआ था पूरा रिवर्स कर देने का, पूरा रिवर्स कर देने का। इसका मतलब सर, इसका मतलब ऐसा, अगर एसेट की वैल्यू टैक्स बेस, टैक्स के बुक्स में, वैसे कोई टैक्स की बुक्स नहीं होती है, अगर एसेट की वैल्यू टैक्स बेस में कम है, इसका मतलब ज़्यादा डिडक्शन हुआ है। ज़्यादा डिडक्शन, पीएनएल को ज़्यादा अमाउंट हिट हुआ है, पीएनएल को ज़्यादा अमाउंट अगर हिट हुआ है तो टैक्सेबल इनकम कम हो गई, टैक्सेबल इनकम कम हो गई तो करंट टैक्स कम हो गया टैक्स एक्सपेंसेस से। अगर करंट टैक्स एक्सपेंसेस से कम हो गया तो टैक्स एक्सपेंसेस आउटर कॉलम में आता है, करंट टैक्स इनर कॉलम में आता है। टैक्स एक्सपेंस माइनस करंट टैक्स करने का, कभी भी उल्टा नहीं करने का। टैक्स एक्सपेंस माइनस करंट टैक्स पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगा। बच्चों समझा क्या? Yes, sir. अभी मैं पीएनएल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, थोड़ा लेक्चर में आगे जाने के बाद सीधा बैलेंस शीट से समझाऊंगा कि बैलेंस शीट में अपने को बिना पीएनएल को सोचे कैसे एसेट और लायबिलिटी डिसाइड करना है कि डिफर्ड टैक्स एसेट है या डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। चलो मैं तुम लोगों को इसकी एंट्रीज भी दे देता हूँ, आई विल गिव यू एंट्रीज ऑल्सो। इसके बाद लिखो, मेरा पेज खत्म हो गया, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। आई एम गोइंग ऑन द नेक्स्ट पेज। यस, सब लोग अगले पेज पे चले जाओ। यहाँ पे हम लोग
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सीखेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, राइट डाउन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हाँ, जर्नल सीखेंगे। पेज को एक है ना 10-12 लाइन के लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दो और एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग एक्सटेंड करते रहेंगे। इसको आगे हम लोग एक्सटेंड करते रहेंगे। ईयर 1, पहले ईयर 1। हाँ, ईयर 1 में बोलो ना। ये पीएनएल अकाउंट बना रखा है ना। ईयर 1 में अपना कितना टैक्स एक्सपेंसेस है? 1,20,000 का। Yes, sir. ईयर 1 में 1,20,000 का टैक्स एक्सपेंसेस है। बट ये टैक्स एक्सपेंसेस में 2 चीज़ें हैं ना। दिस टैक्स एक्सपेंसेस कंसिस्ट ऑफ डिफर टैक्स, सॉरी इट कंसिस्ट ऑफ करंट टैक्स एंड डिफर टैक्स। सो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी? टैक्स एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगी? देखो, टैक्स एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स एंड टू डिफर टैक्स। बोलो बच्चों, समझा क्या? Yes, sir. Yes. सो मेरी एंट्री, पहली एंट्री, टैक्स एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, टैक्स एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 1,20,000 to current tax 1,05,000 to defer tax 15,000 और ये टैक्स एक्सपेंसेस है, ये पीएनएल में चला जाएगा। सो अगली एंट्री फर्स्ट ईयर की, पीएनएल अकाउंट डेबिट, डोंट लीव एनी लाइन, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू टैक्स एक्सपेंसेस 1,20,000। ये लो, फर्स्ट ईयर की एंट्री सबको क्लियर हुई होगी। फर्स्ट ईयर की एंट्री क्लियर है सबको? Yes, sir. सेकेंड ईयर में भी ऐसा ही है। सेकेंड ईयर में भी सेम सिचुएशन है। चेक कर लो, सेकेंड ईयर में भी सेम सिचुएशन है। सेकेंड ईयर में भी टैक्स एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स एंड टू डिफर टैक्स, क्योंकि थर्ड ईयर में रिवर्सल हुआ है। थर्ड ईयर में देयर इज अ रिवर्सल। सो ईयर 2, तो ईयर 2 बाजू में लिख दो इधर। ईयर 2 सेम, ये दोनों एंट्री रिपीट हो जाएगी। ईयर 2 में ये दोनों की दोनों एंट्री रिपीट हो जाएगी। एज इट इज दोनों एंट्री को रिपीट कर लो। हाँ, ईयर 2 दोनों की दोनों एंट्री रिपीट कर लो। कॉपी हो जाए तो बोल दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। टैक्स एक्सपेंस टू करंट टैक्स टू डिफर टैक्स। पहली एंट्री बीइंग डिफर टैक्स लाइबिलिटी क्रिएटेड, दूसरी एंट्री आती है बीइंग टैक्स एक्सपेंस ट्रांसफर टू पीएनएल। बीइंग डिफर टैक्स लाइबिलिटी क्रिएटेड
और सेकेंड है डिफर बीइंग टैक्स एक्सपेंस ट्रांसफर टू पीएनएल, टैक्स एक्सपेंस ट्रांसफर टू पीएनएल, ट्रांसफर टू पीएनएल। टैक्स एक्सपेंस ट्रांसफर टू पीएनएल। यस कंप्लीट हो जाए तो बोल दो मेरे को। Yes, sir. हो गया. डन। And अब ईयर 3 में रिवर्सल होता है ना, ईयर 3 में देर इज अ रिवर्सल, सो राइट हियर ईयर 3। हाँ ईयर 3 देखो, ईयर 3 में क्या है, टैक्स एक्सपेंसेस तो 1,20,000 है। ईयर 3 में भी अगर तुम आके देखोगे तो टैक्स एक्सपेंसेस तो वही 1,20,000 है, 120 है ना टैक्स एक्सपेंस। yes, sir. ये टैक्स एक्सपेंसेस में, ये टैक्स एक्सपेंसेस में ये डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ये रिवर्स हो गया ना 30,000। Yes, sir. जब हाँ तो अगर रिवर्स हो गया तो इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, देखो मेरी एंट्री बनेगी टैक्स एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 120, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट 30 टू करंट टैक्स। तो ही तो एंट्री मैच होगी ना, 120 प्लस 30 इज 150। अभी रिवर्स करना है मेरे को। नाउ आई हैव टू रिवर्स, सो रिवर्सल की एंट्री पास करूंगा मैं। टैक्स एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 1,20,000, हाँ डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब रिवर्स करना है ना लाइबिलिटी को, पहले डिफर्ड टैक्स, ये डिफर्ड टैक्स मैंने यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं लिखा, लाइबिलिटी लिखो ना प्लीज। हाँ टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स। $1,50,000 देख लो रिवर्स हो गया और टैक्स एक्सपेंसेस जाएगा पीएनएल में। टैक्स एक्सपेंसेस विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। सो अपनी जो अगली एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू टैक्स एक्सपेंसेस, P&L account debit to tax expenses account, $1,20,000, $1,20,000 ये लो। हाँ या फिर एक और तरीका है, और ईयर 3 में एक और तरीका है, या तो इस तरीके से एंट्री पास कर लो, या फिर एंट्री पास करो 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का करंट टैक्स है ना, करंट टैक्स 1.5 लाख रुपए का है तो बोलेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू टैक्स एक्सपेंसेस 1,50,000। देख लो तुम्हारे पीएनएल में 1.5 लाख रुपए का करंट टैक्स है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू टैक्स एक्सपेंसेस, और 30,000 का रिवर्स करना है ना, Yes, sir. 30,000 का रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए जितना रिवर्स करना है उसके लिए बोलेंगे डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ये जो रिवर्स होगा ये इनकम हो जाएगा टू पीएनएल अकाउंट। 30,000 देखो अल्टीमेटली वही आया, पीएनएल डेबिट हुआ था 150 से, क्रेडिट हो गया 30 से, सो नेट पीएनएल जो है वही 1,20,000 से हिट किया।
सो कभी एंट्री इस तरीके से देखो तो कोई गलत नहीं है। सो मैंने तुमको दो तरीके से दे दिया, दो तरीके से एंट्री दे दिया। अरे बोलो समझा क्या तुम लोगों को? यस सर। मैंने बैलेंस शीट और पीएनएल अप्रोच दोनों समझा दिया है। मैं एक थोड़ा नोट्स लिखा देता हूँ, इनकम स्टेटमेंट वर्सेस बैलेंस शीट अप्रोच पे लिखो नीचे, नोट्स ऑन। मैंने सीधा कंपेयर करके ही बता दिया, पहले तुमसे AS22 करवाया मैंने। लिखो नोट्स, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच वर्सेस बैलेंस शीट अप्रोच, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच वर्सेस बैलेंस शीट अप्रोच। तुम एक दिमाग में आता है ना सर, वो इनकम स्टेटमेंट से कर रहे थे ना, क्या ये बैलेंस शीट अप्रोच क्यों लेके आ गए? हम लोग जब ये अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम को कंपेयर करते हैं तो अपने को आता है टेम्पररी डिफरेंस। तुमको मालूम है परमानेंट डिफरेंस पे तो हम लोग डिफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी क्रिएट कर ही नहीं सकते। जब हम लोग अकाउंटिंग इनकम दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम कंपेयर करते हैं नेट प्रॉफिट एज पर टैक्सेशन लॉ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को बोलते हैं अकाउंटिंग इनकम, और टैक्सेशन लॉ के हिसाब से वो जो प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। हम ये दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो ये जो टेम्पररी डिफरेंस आता है उस पर टैक्स रेट अप्लाई करते हैं तो हमको डिफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी मिलती है। ये है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। लेकिन बैलेंस शीट अप्रोच में क्या करते हैं? बैलेंस शीट अप्रोच में हम लोग क्या कंपेयर करते हैं? वी आर कंपेयरिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एसेट लाइबिलिटी। बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटी की जो कैरिंग अमाउंट है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं टैक्स लॉस के हिसाब से, उसकी क्या कैरिंग अमाउंट होगी। सो बैलेंस शीट वैल्यू और टैक्स बेस बोलते हैं, बैलेंस शीट में उसकी क्या वैल्यू होगी और टैक्स के हिसाब से उसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है ना। सो अगर दोनों की बैलेंस शीट बनती तो बैलेंस शीट में क्या वैल्यू आती और उसके डिफरेंस को, उसमें उसका जो डिफरेंस आता है दैट डिफरेंस इज नोन एज टैक्सेबल और डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। या तो वो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस होता है या डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस होता है, और इस पर टैक्स रेट अप्लाई करने से अपने को मिलता है डिफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी। सो ये है बैलेंस शीट अप्रोच। पहले तो लिख लेते हैं बैलेंस शीट अप्रोच क्या है और इनकम स्टेटमेंट अप्रोच क्या है। लिखो नंबर वन कंपेयरिंग accounting income with taxable income. Comparing accounting income with taxable income. Comparing accounting income with taxable income on this, comma करके लिखो on this temporary difference on this temporary difference we apply tax rates on this temporary difference we apply tax rates to get tax rates to get deferred tax asset or liability. Comparing accounting income with taxable income
On this temporary difference, we apply tax rates to get deferred tax asset or liability. This is known as income statement approach. अरे इनकम स्टेटमेंट अप्रोच यही तो है, अकाउंटिंग इनकम माइनस टैक्सेबल इनकम. देख लो, ये 4 लाख रुपया है अकाउंटिंग इनकम, ये 3.5 लाख है टैक्सेबल इनकम. 4 लैक्स माइनस 3,50,000 जो 50,000 डिफरेंस आया वो टेम्पररी डिफरेंस है. आज क्रिएट हुआ, आगे रिवर्स हो जाएगा. और ये टेम्पररी डिफरेंस जो आया 50,000, जब इस पर 30% अप्लाई किया तो हमको डिफर टैक्स मिल गया. ये इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है. लेकिन बैलेंस शीट अप्रोच में क्या किया था? कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज पर टैक्सेशन रूल्स. और ये जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस को बोलते हैं, या तो हम लोग इसको बोलते हैं टैक्सेबल डिफरेंस या बोलते हैं डिडक्टेबल. या तो ये टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है या फिर ये डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस है. इसको ये नाम से बुलाते हैं. और ये डिफरेंस पे जब भी हम लोग रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करते हैं तो हमको डिफर टैक्स मिलता है. ये बैलेंस शीट अप्रोच है. दिस इज बैलेंस शीट अप्रोच. राइट डाउन, पहले लिख लो बैलेंस शीट अप्रोच, इनकम अप्रोच, फिर कौन सा बेटर है. क्यों बैलेंस शीट अप्रोच हम लोग फॉलो कर रहे हैं? बैलेंस शीट अप्रोच बेटर है, क्यों बेटर हो समझाऊंगा. नंबर 2, कंपेयरिंग carrying amount of balance sheet, comparing carrying amount of balance sheet of asset, कंपेयरिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट बोलेंगे तो अकाउंटिंग, अकाउंट्स से ही आती है ना बैलेंस शीट. तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और लाइबिलिटी, कंपेयरिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विथ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज एज पर टैक्स लॉस. Carrying amount of assets or liabilities as per tax laws. पहले ये दो को कंपेयर करेंगे. as per tax laws, उसको हम लोग बोलते हैं टैक्स बेस. जो कैरिंग अमाउंट एज पर टैक्स लॉस मिलता है ना एसेट्स और लाइबिलिटीज का, उसको बोलते हैं टैक्स बेस. टैक्स बेस कॉमा, that this difference is known as this difference is known as this difference is known as taxable or deductible temporary difference. Taxable or deductible temporary difference on which we apply tax rate. On which we apply tax rate to get deferred tax
on which we apply tax rate to get deferred tax asset or liability, full stop, full stop. This is known as balance sheet approach. This is known as balance sheet approach. ये बैलेंस शीट अप्रोच है. सो वहां पे पीएनएल अप्रोच में क्या करते हैं, अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम को कंपेयर करते हैं. बैलेंस शीट अप्रोच में दोनों की बैलेंस शीट वैल्यूज को कंपेयर करते हैं. सो अकाउंटिंग अप्रोच में अकाउंटिंग इनकम दो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कंपेयर करते हैं, दोनों के नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कंपेयर करते हैं. और बैलेंस शीट वाले केस में क्या करते हैं, बैलेंस शीट अप्रोच में एसेट और लाइबिलिटी की बैलेंस शीट वैल्यू को कंपेयर करते हैं और वो जो डिफरेंस आता है उस पर टैक्स रेट अप्लाई करते हैं. सी वाई बैलेंस शीट अप्रोच, अपने को बैलेंस शीट अप्रोच क्यों फॉलो करना है, क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट अप्रोच ज़्यादा डिटेल्ड है, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है. याद रखना पीएनएल इंक्लूड्स बैलेंस शीट, पीएनएल बैलेंस शीट में बैलेंस शीट का पार्ट है, बैलेंस शीट में पीएनएल आ जाता है. आई से बैलेंस शीट इंक्लूड्स पीएनएल, बैलेंस शीट में पीएनएल भी इंक्लूडेड होता है बट पीएनएल डज नॉट इंक्लूड्स बैलेंस शीट. अरे बैलेंस शीट अप्रोच इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव बिकॉज मैंने क्या बोला, बैलेंस शीट इंक्लूड्स पीएनएल, पीएनएल में थोड़ी बैलेंस शीट होती है. कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो पीएनएल अप्रोच से छूट जाते हैं. मैं तुमको बताता हूं, तुमको मालूम है जब हम लोग एसेट को रिवैल्यू करते हैं, मेरा एक एसेट है फिक्स्ड एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 10,000 का है और उसको मैं जब रिवैल्यू करूंगा तो मैं एंट्री पास करूंगा पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स. सो एसेट में 10 के साथ 10 ऐड हो जाएगा. अरे बैलेंस शीट में एसेट के साथ 10,000 के साथ 10,000 ऐड हो जाएगा. समझा क्या नहीं, मैं तुमको बताता हूँ, एक मिनट लिख के बताता हूँ. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, पहले से 10,000 रुपये का था, इसको रिवैल्यू किया, वो 10,000 से इंक्रीज हो गया. लेकिन जब इंक्रीज हुआ तो बैलेंस शीट लाइबिलिटीज में एक रिवैल्यूएशन रिजर्व्स भी तो क्रिएट हुआ, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स. सो बैलेंस शीट एसेट साइड में जब ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू बढ़ती है तो एंट्री क्या पास होती है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स. सो ये रिवैल्यूएशन रिजर्व्स को इनकम टैक्स नहीं मानता है, इनकम टैक्स कोई रिवैल्यूएशन नहीं करता है. टैक्सेशन लॉस के हिसाब से एसेट की वैल्यू 10,000 ही है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से एसेट की वैल्यू हो गई 20,000. सो ये डिफरेंस जो आता है ना 10,000 जो रिवैल्यूएशन का है, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स का है, इस पे भी डिफर्ड टैक्स लगना चाहिए क्योंकि इसके वजह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स और टैक्स बेस में फ़र्क आ जाएगा. टैक्स में ये एसेट की वैल्यू होगी 10,000 लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये एसेट की वैल्यू होगी 20,000. लेकिन ये रिवैल्यूएशन रिजर्व्स पीएनएल में नहीं जाता, पीएनएल के क्रेडिट में नहीं जाता. क्योंकि ये पीएनएल के क्रेडिट में नहीं जाता है, ये बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में रह जाता है. तो अगर पीएनएल के क्रेडिट में नहीं जाता तो पीएनएल अप्रोच के वजह से ये मिस आउट हो जाता है. इस टाइप के जो डिफरेंसेस है, इस टाइप के डिफरेंसेस पे हम लोग एसेट और लाइबिलिटी क्रिएट ही नहीं कर पाते. डिफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है. सो रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये एक बैलेंस शीट आइटम है, ये पीएनएल में नहीं जाता. तो जब पीएनएल अप्रोच फॉलो करेंगे ना तो डिफर्ड टैक्स इस पे रिकॉग्नाइज होना रह जाता है. और अगर बैलेंस शीट अप्रोच से जाएंगे तो इस टाइप के सारे डिफरेंसेस भी अपने हाथ में आ जाते हैं क्योंकि हम लोग एसेट टू एसेट, लाइबिलिटी टू लाइबिलिटी कंपेयर करते हैं. हम लोग एक एक एसेट को कंपेयर करते हैं टैक्स के साथ, एक एक लाइबिलिटी को कंपेयर करते हैं टैक्स के साथ. सो हर एक आइटम कंपेयर हो जाता है और सबका डिफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी क्रिएट हो जाता है. वी गो एसेट एंड लाइबिलिटी वाइज. वहां पे पीएनएल अप्रोच में क्या हम लोग सीधा नेट प्रॉफिट वाइज जाते हैं, यहाँ पे हम लोग ईच एंड इंडिविजुअल एसेट एंड लाइबिलिटी वाइज जाते हैं. एवरीबडी अंडरस्टूड और नॉट? Why balance sheet approach is better than PNL approach? क्योंकि बैलेंस शीट इंक्लूड्स पीएनएल, पीएनएल डज नॉट इंक्लूड्स बैलेंस शीट. कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो पीएनएल अप्रोच से मिस आउट हो जाते हैं बट बैलेंस शीट अप्रोच से नथिंग इज मिस्ड. इसलिए इंडियस और आईएफआरएस डिफर्ड टैक्स के लिए पीएनएल अप्रोच फॉलो नहीं करता है, बैलेंस शीट अप्रोच फॉलो करता है. लिखो बैलेंस शीट अप्रोच write down here, balance sheet approach is
more comprehensive approach. Balance sheet approach is more comprehensive approach because balance sheet includes P&L, but not vice versa. Because balance sheet includes P&L but not vice versa. There may be cases where we miss out recognizing deferred tax. There may be cases where we miss out recognizing deferred tax. Recognizing deferred tax by income statement approach. कुछ ऐसे केसेस मिलेंगे. By income statement approach. So balance sheet approach should be followed. So balance sheet approach should be followed. एग्जाम्पल बताता हूँ ना, मैंने रिवैल्यूएशन का बताया तो वही लिखवा देता हूँ तो तुमको याद रह जाएगा. Write down example. Revaluation surplus. Revaluation surplus on property, plant and equipment is a balance sheet item. Revaluation surplus on property, plant and equipment is a balance sheet item on which revaluation surplus on property, plant and equipment is a balance sheet item on which deferred tax needs to be recognized. On which deferred tax needs to be recognized. So बैलेंस शीट अप्रोच में अपने को डिफर्ड टैक्स कैसे कैलकुलेट करना होता है. कैरिंग अमाउंट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट इज नोन एज बैलेंस शीट वैल्यू माइनस टैक्स बेस. ये जो डिफरेंस आएगा टेम्पररी डिफरेंस, ये टेम्पररी डिफरेंस पे अपने को टैक्स रेट अप्लाई करनी है. ऑन दिस टेम्पररी डिफरेंस अपने को टैक्स रेट अप्लाई करनी है तो अपने को डिफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी मिल जाएगा.
चलो यहाँ तक लिख के रख लो। अब मैं तुमको बताता हूँ डायरेक्टली एसेट और लाइबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। डायरेक्टली डिफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई डिफर्ड टैक्स और लाइबिलिटी डायरेक्टली। पॉइंट नंबर 4, अभी तक मैं पीएनएल के थ्रू बता रहा था, मेरे पास 1-2 लाइन ही बची, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। लिखो पॉइंट नंबर 4, रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और एसेट। Rules for identifying deferred tax डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और एसेट। पहला नंबर वन, इन केस ऑफ एसेट, in case of asset, if temporary difference हाँ, इन केस ऑफ एसेट, एसेट के केस में अगर टेम्पररी डिफरेंस है, अरे एसेट के केस में अगर टेम्पररी डिफरेंस है तो क्या करेंगे हम लोग, इन केस ऑफ एसेट इफ देयर इज अ टेम्पररी डिफरेंस, तो वो टेम्पररी डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, टेम्पररी डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। दैट टेम्पररी डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज दैट टेम्पररी डिफरेंस कैन बी नेगेटिव। सो देख लो, एसेट के केस में मैं टेम्पररी डिफरेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। In case of asset, a temporary difference, in case of asset, if temporary difference is positive, if temporary difference is negative, temporary difference is positive or temporary difference is negative। ये लो, ये टेम्पररी डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ गया, सुनो टेम्पररी डिफरेंस पॉजिटिव आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। इसको बोलते हैं टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। याद रखना, ये डिफरेंस पॉजिटिव तभी होएगा, हम लोग कभी भी बैलेंस शीट माइनस टैक्स बेस करते, उल्टा नहीं करते, बैलेंस शीट माइनस टैक्स बेस करते हैं और ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू ज़्यादा है बैलेंस शीट में और टैक्सेशन लॉस के हिसाब से वैल्यू कम है। अगर एसेट की वैल्यू टैक्सेशन लॉ के हिसाब से कम है, इसका मतलब है ज़्यादा डिडक्शंस पीएनएल में हिट हुआ रहेगा। अगर ज़्यादा डिडक्शन पीएनएल में हिट हुआ होगा तो टैक्सेबल इनकम कम हो गई होगी, और टैक्सेबल इनकम जब कम होती है टैक्स एक्सपेंसेस से तो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होता है। समझा क्या बच्चों? समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? Yes, sir. ये पॉजिटिव कब होगा? जब अकाउंट्स के बुक्स में अकाउंट्स में एसेट की वैल्यू ज़्यादा, ये बैलेंस शीट की बात हो रही है। ऐसा सोच लो दोनों जगह पे बैलेंस शीट बनाई, कोई टैक्स में बैलेंस शीट नहीं बनती। ऐसा सोच लो दोनों जगह पे बैलेंस शीट बनाइए, अकाउंट्स में बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा है, टैक्स में कम है। इसका मतलब है वैल्यू कम होने का मतलब, ज़्यादा होने का मतलब है डेप्रीसिएशन चार्ज होने के बाद की वैल्यू होती है। सो अगर अकाउंट्स में ज़्यादा वैल्यू है तो कम डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ है, टैक्स में अगर कम वैल्यू है एसेट की तो ज़्यादा डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ है। अगर टैक्स में वैल्यू कम है एसेट की तो ही तो पॉजिटिव आएगा ना। पॉजिटिव तभी आएगा क्योंकि अकाउंट्स माइनस टैक्स होता है, टैक्स माइनस अकाउंट्स नहीं होता है।
अकाउंट्स का एसेट माइनस टैक्स का एसेट। सो अगर टैक्स का एसेट की वैल्यू कम है, इसका मतलब है ज़्यादा पीएनएल हिट हुआ है डेप्रिसिएशन के फॉर्म में। अगर ज़्यादा पीएनएल में डिडक्शन मिला है मेरे को डेप्रिसिएशन का, तो टैक्सेबल इनकम कम, टैक्सेबल इनकम कम तो करंट टैक्स कम, करंट टैक्स कम अगर टैक्स एक्सपेंसेस तो डिफरेंस जो होता है डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। यहाँ पे भी दिमाग चलता है पीएनएल अप्रोच से ही, इसलिए पीएनएल अप्रोच जरूरी है। अगर मैं तुमको AS22 नहीं कर रहा हूँ तो मेरे लिए समझाना हेडेक हो जाता है। अब अपने को पता चलता है आउटर कॉलम में टैक्स एक्सपेंस आता है, इनर कॉलम में करंट टैक्स आता है। आउटर माइनस इनर जो डिफरेंस पॉजिटिव है तो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। बच्चों समझा क्या? यस सर। और अब हम लोग इसको रूल बना लेंगे, एसेट अगर पॉजिटिव हो तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी, एसेट अगर पॉजिटिव होगा तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी। इसलिए तो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस बोल रहा हूं इनटू रेट ऑफ टैक्स, इनटू रेट ऑफ टैक्स, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस इनटू रेट ऑफ टैक्स, इनटू रेट ऑफ टैक्स, इसको बोलेंगे डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। दिस इज डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। लेकिन अगर नेगेटिव होगा, नेगेटिव कैसे होगा? अरे बैलेंस शीट माइनस टैक्स बेस इज इक्वल टू नेगेटिव, इज इक्वल टू नेगेटिव। ये नेगेटिव तब होगा जब अकाउंट्स में वैल्यू कम होगी, टैक्स में वैल्यू ज़्यादा होगी। इसका मतलब है टैक्स में डिडक्शन कम मिला है, टैक्स में डिडक्शन कम मिला इसलिए तो एसेट की वैल्यू ज़्यादा है। डिडक्शन कम मिला तो करंट टैक्स ज़्यादा है, करंट टैक्स ज़्यादा है तो करंट टैक्स, अगर डिडक्शन कम मिला ना तो पहले तो टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है, टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है तो करंट टैक्स भी ज़्यादा है। अगर करंट टैक्स इनर कॉलम में करंट टैक्स आता है, आउटर कॉलम में टैक्स एक्सपेंस आता है तो डिफरेंस नेगेटिव होएगा ना। बच्चों समझा क्या? यस सर। सो इसको बोलेंगे डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। Into rate of tax, into rate of tax, and we get deferred tax asset, deferred tax asset। इसका मतलब सर in case of asset अगर डिफरेंस पॉजिटिव हो गया तो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होगा, और डिफरेंस अगर नेगेटिव हो गया तो डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा। यस, एसेट के कंपैरिजन में अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होगा, और अगर नेगेटिव है तो डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा। और लाइबिलिटी के केस में उल्टा हो जाएगा, मैं बता देता हूँ। लाइबिलिटी के केस में उल्टा हो जाएगा। लाइबिलिटी के केस में अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो डिफर्ड टैक्स एसेट, और अगर नेगेटिव है तो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। मैं समझा देता हूँ नीचे। पॉइंट नंबर 2 देखो, रीजन के साथ समझाता हूँ। पॉइंट नंबर 2, इन केस ऑफ लाइबिलिटी in case of liability, if in case of liability, if temporary difference in case of liability, if temporary difference if temporary difference is positive या temporary difference is if temporary difference is positive or if temporary difference is negative। हाँ, इन केस ऑफ लाइबिलिटी इफ टेम्पररी डिफरेंस इज पॉजिटिव, टेम्पररी डिफरेंस पॉजिटिव। मैं तुमको लाइबिलिटी का एग्जांपल देता हूँ। लाइबिलिटी में एग्जांपल में मैं लाइबिलिटी के एग्जांपल में बताता हूँ। एक ये आरडीडी भी तो एक लाइबिलिटी है,
आरडीडी एक लाइबिलिटी है, लेस फ्रॉम डेटर्स होता है ना, लेस फ्रॉम डेटर्स, तो लेस फ्रॉम डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड में माइनस होने वाला तो आइटम, मैं तो उसको लाइबिलिटी मानता हूँ। मैं उसको कोई भी क्रेडिट बैलेंस को अगर मैं लाइबिलिटी बोलता हूँ क्योंकि प्रोविजन क्रिएट होता है। सो अगर मैं एग्जांपल तुमको बोलता हूँ डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का, सोचो अगर अगर मेरा बैलेंस शीट में डेटर्स है 30,000 का, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेटर्स है 30,000 का, और मैंने 5,000 का आरडीडी क्रिएट कर दिया, तो बुक्स में हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो गया 25,000। लेकिन टैक्सेशन रूल्स के हिसाब से आरडीडी तभी डेबिट कर सकते हैं जब एक्चुअल बैड डेट्स हो। तो टैक्स में अगर तुम देखोगे ना तो आरडीडी क्रिएट ही नहीं हुआ है। मैं अभी आरडीडी समझा रहा हूँ, मैं लाइबिलिटी के बारे में समझा रहा हूँ। तो बैलेंस शीट में अगर देखोगे तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में अकाउंट्स के बुक्स में एक 5,000 का आरडीडी मिलेगा, लेकिन टैक्स में ऐसा कोई आरडीडी नहीं मिलेगा। सर आरडीडी लेस फ्रॉम डेटर्स होता है, कंफ्यूज हो रहे हैं सर, तो छोड़ो ना, मैं प्रोविजन फॉर वारंटी बोलता हूँ, प्रोविजन फॉर वारंटी, या प्रोविजन फॉर बोनस बोल देते हैं। अरे प्रोविजन फॉर बोनस, हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्चुअल बोनस प्रोवाइड, हम लोग बोनस प्रोविजन कर देते हैं, लेकिन टैक्सेशन रूल के हिसाब से हम लोगों को तभी बोनस को डेबिट करना चाहिए, प्रोविजन को, जब एक्चुअल पेमेंट होता है। तुमको सबको मालूम है डिडक्शन तभी करना चाहिए जब एक्चुअल पेमेंट होता है, बराबर ना? एम आई करेक्ट और नॉट? सो अगर मैं बात करूं बोनस की, तो देख लो ना, बैलेंस शीट और ये बैलेंस शीट, ये अकाउंट्स और ये टैक्स बेस। अगर मैंने प्रोविजन फॉर बोनस क्रिएट किया, प्रोविजन फॉर बोनस, तो 10,000 का अगर प्रोविजन क्रिएट किया, प्रोविजन फॉर बोनस, सो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बोनस, तो ये पीएनएल अकाउंट डेबिट हो गया और बैलेंस शीट में आ गया लाइबिलिटी साइड में। लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो जब एक्चुअल बोनस पे करेंगे तभी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे नहीं आया। तो क्या हो गया ना, इसके वजह से क्या हो गया, हमने ये जब प्रोविजन क्रिएट किया तो पीएनएल डेबिट हुआ रहेगा ना, अरे पीएनएल डेबिट हुआ रहेगा, और यहाँ पे कोई पीएनएल डेबिट नहीं हुआ। इसका मतलब अगर यहाँ पे पीएनएल डेबिट नहीं हुआ तो तुमको नहीं लगता टैक्सेबल इनकम इज मोर? अगर टैक्सेबल इनकम इज मोर तो उस पर रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करके करंट टैक्स इज ऑल्सो मोर। करंट टैक्स इनर कॉलम में आता है, टैक्स एक्सपेंसेस आउटर कॉलम में आता है। अगर करंट टैक्स ज़्यादा है टैक्स एक्सपेंसेस से तो डिफरेंस नेगेटिव होएगा। बोलो बच्चों, तुम विजुअलाइज ही नहीं कर पाते तो क्या समझाऊं मैं? जो बोलता हूँ AS22 के बाद अगर विजुअलाइज ही नहीं कर पाते हो तो मैं क्या समझाऊं डोंकीज को? मैंने क्या बोला तुमको समझा क्या? मैं बात कर रहा हूँ बैलेंस शीट की, और जहां पे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ मेरे को कांस्टेंट रिप्लाई चाहिए, नहीं तो मैं लेक्चर इधर ही स्टॉप कर दूंगा, याद रखना। तभी माइक बंद करके नहीं बैठे रहने का इडियट्स के तरह। मेरा एग्जाम्पल है प्रोविजन फॉर बोनस। प्रोविजन फॉर बोनस अकाउंट्स के बुक्स में तो प्रोविजन क्रिएट कर दिया, प्रोविजन क्रिएट कर दिया मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो गया और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आ गया। बोलो यस और नो? यस सर। और टैक्स में नहीं आएगा, क्योंकि टैक्स में ये पीएनएल में डिडक्शन तभी मिलता है जब एक्चुअल पेमेंट होता है। तो अगर टैक्स में ये एक्सपेंसेस बुक नहीं हुआ तो तुम्हारी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम ज्यादा है तो उस पर अगर रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करोगे तो तुम्हारा करंट टैक्स भी ज्यादा है। करंट टैक्स पीएनएल में इनर कॉलम में आता है कि आउटर कॉलम में आता है? इनर कॉलम में आता है। और यहाँ पे टैक्स एक्सपेंसेस, अगर करंट टैक्स ज्यादा है तो किससे ज्यादा है? टैक्स एक्सपेंसेस से ही ज्यादा है ना। आउटर कॉलम में टैक्स एक्सपेंसेस कम है, करंट टैक्स ज्यादा है, तो बोलो डिफरेंस पॉजिटिव होएगा कि नेगेटिव होएगा? नेगेटिव। अगर डिफरेंस नेगेटिव होता है तो क्या क्रिएट होता है? डिफर्ड टैक्स एसेट। समझा क्या नहीं? तो इसलिए मैं समझा रहा हूं, इन केस ऑफ लाइबिलिटीज, इन केस ऑफ लाइबिलिटीज अगर तुमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 10,000 दिख रहा है, इसका मतलब है ये पीएनएल में डेबिट होके बैलेंस शीट में आया है, और ये पीएनएल में डेबिट नहीं हुआ है। इसका मतलब है
ये जो डिफरेंस आएगा इस पे डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा। क्यों एसेट क्रिएट होगा? क्योंकि ये पीएनएल में डेबिट हुआ ही नहीं है। ये अगर पीएनएल में डेबिट हुआ ही नहीं है तो मेरी जो टैक्सेबल इनकम है ज़्यादा है, उस पर करंट टैक्स भी ज़्यादा आएगा एज कंपेयर टू टैक्स एक्सपेंसेस। तो लाइबिलिटीज उल्टा चलेगा। अरे लाइबिलिटीज उल्टा चलेगा, उल्टा का मतलब है अगर लाइबिलिटीज पॉजिटिव है, अगर लाइबिलिटीज पॉजिटिव है तो डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होता है। अगर लाइबिलिटीज पॉजिटिव है तो वी क्रिएट, इसको हम लोग बोलते हैं डिडक्टेबल, डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। डिफर्ड टैक्स एसेट को बोला जाता है डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस, डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस into rate of tax, and we get deferred tax asset. और अगर नेगेटिव हुआ, नेगेटिव हो गया, इसका मतलब है, ऐसे बहुत रेयर केस में होता है नेगेटिव कि अकाउंट्स के बुक्स में कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं हुआ और टैक्स में क्रिएट हो गया। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन दिखी तो इसको बोलते हैं टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस into rate of tax, taxable temporary difference into rate of tax, and this is deferred tax liability. This is deferred tax liability, मतलब in short एसेट के केस में और लाइबिलिटी के केस में उल्टा। एसेट के केस में अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, और डिफरेंस अगर नेगेटिव है तो डिफर्ड टैक्स एसेट। लेकिन लाइबिलिटी के केस में अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो डिफर्ड टैक्स एसेट, और नेगेटिव है तो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। हाँ, वो डिफरेंस ऑन विच डिफर्ड टैक्स इज नॉट क्रिएटेड। कभी कभी कुछ डिफरेंसेस ऐसे होते हैं जिन पे डिफर्ड टैक्स क्रिएट नहीं करना होता है, उनको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शंस। हाँ, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेप्शंस टू टेम्पररी डिफरेंस, दैट इज नथिंग बट परमानेंट डिफरेंस। तुमको याद है परमानेंट डिफरेंस पे हम लोग डिफर्ड टैक्स क्रिएट नहीं करते। वी डोंट क्रिएट डिफर्ड टैक्स ऑन परमानेंट डिफरेंस। यू रिमेंबर और नॉट? Yes, sir. नीचे लिखो नोट डिफरेंस, राइट डाउन बिलो दिस, difference on which deferred tax is not created. Difference on which deferred tax is not created are exceptions to temporary difference. Are exceptions to temporary difference. Are exceptions to temporary difference known as permanent difference. Known as permanent difference. अरे कैसे याद रहेगा? लॉजिक और रूल्स जब अप्लाई करेंगे तो रूल्स चाहिए। एसेट पॉजिटिव डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, एसेट नेगेटिव डिफर्ड टैक्स एसेट, लाइबिलिटी पॉजिटिव डिफर्ड टैक्स एसेट,
लाइबिलिटी नेगेटिव, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। लॉजिक अगर मैं बताऊं, डिफर्ड टैक्स में डिफर्ड टैक्स पॉजिटिव होने का मतलब है, पॉजिटिव कब होगा, जब भी टैक्स में एसेट की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब है टैक्स में कम डिडक्शन मिला है, कम डिडक्शन मिला है। तो अगर कम डिडक्शन मिला है तो इसका मतलब है टैक्सेबल इनकम इज मोर। इफ टैक्सेबल इनकम इज मोर देन व्हाट? अरे बोलो बोलो। एसेट के केस में डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होता है ना। एसेट का पॉजिटिव हो सकता है जब भी अकाउंट्स में ज्यादा एसेट की वैल्यू है, टैक्स में एसेट की वैल्यू कम है, बराबर क्या नहीं? Yes, sir. टैक्स में एसेट की वैल्यू कम होने का मतलब है ज्यादा डिडक्शन मिला। Yes, sir. ज्यादा डिडक्शन मिलने का मतलब है पीएनएल ज्यादा हिट हुआ है डेबिट साइड में, तो टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, करंट टैक्स कम हो जाएगा। करंट टैक्स अगर टैक्सेबल एक्सपेंसेस से कम होता है तो डिफरेंस इज नथिंग बट डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। करंट टैक्स, वो पीएनएल याद रखने का, करंट टैक्स अंदर आता है, टैक्सेबल एक्सपेंस बाहर आता है, अंदर माइनस बाहर, डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो लायबिलिटी क्रिएट होगा ना। Yes, sir. जब तक पीएनएल दिमाग में फिट नहीं है ना, इसलिए तो ये इंडिया AS22 करवाए, तब तक ये चीजें एकदम क्लियरली नहीं दिमाग में आती है। सो याद रखना, इसलिए पीएनएल अप्रोच इज मस्ट, पीएनएल अप्रोच आना ही चाहिए। सो याद रख लो, एसेट पॉजिटिव कब होगा, जब भी टैक्स में ज्यादा डिडक्शन मिला होगा। एसेट पॉजिटिव कब होगा, जब टैक्स में ज्यादा पीएनएल डेबिट हुआ रहेगा, ज्यादा पीएनएल हिट हुआ होगा। क्योंकि एसेट टैक्स में कम है, अकाउंट्स में ज्यादा है। टैक्स में कम क्यों है, क्योंकि वो पीएनएल में राइट ऑफ हो गया। पीएनएल में राइट ऑफ होने की वजह से टैक्सेबल इनकम कम, करंट टैक्स कम, करंट टैक्स कम है, टैक्सेबल एक्सपेंस है, तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। लेकिन अगर उल्टा हो गया, इसका मतलब है टैक्स में कम डिडक्शन मिला है तो टैक्सेबल इनकम इज मोर। इफ टैक्सेबल इनकम इज मोर देन करंट टैक्स इज मोर। अगर करंट टैक्स ज्यादा है, बाहर टैक्सेबल एक्सपेंस कम है, तो टैक्सेबल एक्सपेंस माइनस करंट टैक्स, डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा। अंजलि तुम्हारा माइक बंद करो। जो डिफरेंस है वो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आएगा तो डिफर्ड टैक्स एसेट। अरे लॉजिक समझा क्या? Yes, sir. लेकिन रूल सीधा क्या है, एसेट पॉजिटिव तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, एसेट नेगेटिव तो डिफर्ड टैक्स एसेट। लेकिन लायबिलिटी उल्टा, लायबिलिटी में उल्टा, लायबिलिटी अगर पॉजिटिव है तो डिफर्ड टैक्स एसेट, लायबिलिटी पॉजिटिव है तो डिफर्ड टैक्स एसेट, और अगर नेगेटिव है तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। लायबिलिटी पॉजिटिव का लॉजिक बताता हूं। अरे पॉजिटिव कब होगा, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट का मतलब हो गया अकाउंट्स के बैलेंस शीट में 10,000 का प्रोविजन दिख रहा है, टैक्स में 10,000 का प्रोविजन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है टैक्स में पीएनएल डेबिट हुआ ही नहीं है, क्योंकि प्रोविजन पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन होता है। अगर टैक्स में तुमको प्रोविजन नहीं दिख रहा है तो वो पीएनएल में डेबिट हुआ ही नहीं है, पीएनएल में डेबिट हुआ ही नहीं है तो तुम्हारी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है। अगर टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है तो करंट टैक्स भी ज़्यादा है। जब भी करंट टैक्स ज़्यादा होता है तो डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होता है, याद रखना। करंट टैक्स ज़्यादा होता है ना, टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है, करंट टैक्स ज़्यादा है तो डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होता है, और कम है तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। बच्चों समझा क्या ये? Yes, sir. बोलो, एसेट पॉजिटिव होगा तो क्या क्रिएट होगा, उस पर रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करके। एसेट पॉजिटिव होगा तो क्या क्रिएट होगा, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और अगर एसेट नेगेटिव होगा तो क्या क्रिएट होगा, डिफर्ड टैक्स एसेट। बराबर क्या नहीं? अरे मैंने ये पॉइंट समझा दिया, मैंने तुम्हारे दिमाग में ये पॉइंट डाल दिया, डिफर्ड टैक्स एसेट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है ना। और लायबिलिटीज के केस में उल्टा, लायबिलिटीज के केस में उल्टा, ये उल्टा चलेगा। चलो एक ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद में मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल्स कराता हूँ, कम से कम 4 से 5 एग्जाम्पल्स कराता हूँ। अब तो इसमें एग्जाम्पल्स ही और कुछ नहीं है, ये टॉपिक में एग्जाम्पल्स ही, और फिर बीच बीच में वेरिएशंस आएगा, एडजस्टमेंट्स आएगा, मैं कराते जाऊँगा। बच्चों समझ में आया क्या जो मैंने समझाया? Yes, sir. ये अप्रोच अलग है, ये पीएनएल अप्रोच नहीं है, ये बैलेंस शीट अप्रोच है। यहाँ पे पीएनएल अप्रोच नहीं चल रहा है, बैलेंस शीट अप्रोच चल रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, वी विल नॉट डिस्कस अबाउट, वी आर नॉट डिस्कसिंग ऑन करंट टैक्स। अरे हम लोग करंट टैक्स का डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट है। हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, हम लोग तो इंडियस कवर कर रहे हैं। दिस इज इंडियस, इंडियस डज नॉट डील्स विद इन करंट टैक्स, करंट टैक्स डील करता है इनकम टैक्स। हम लोग इंडियस करते हैं, और इंडियस कवर्स ओनली डिफर्ड टैक्स। वी आर लर्निंग हियर
टैक्स एक्सपेंसेस और टैक्स एक्सपेंसेस, क्योंकि अकाउंट्स के बुक्स में टैक्स एक्सपेंसेस आता है, एंड इन दैट ऑल्सो डिफर्ड टैक्स. We have to learn what we have to learn. We have to learn here what is deferred tax and why to calculate what is deferred tax, why to calculate an objective. We will work here only on deferred tax. हम लोग यहाँ पे खाली और खाली deferred tax की बात करने वाले हैं, हम लोग current tax की बात नहीं करने वाले. This is very important accounting standard. See, deferred tax is not actual tax. It is just a notional tax. बिकॉज ये ना तो हम पे करते हैं ना हम लोगों को रिसीव्ड होता है, झूठ मूठ का टैक्स है. क्रिएट होता है, रिवर्स होके ख़त्म हो जाता है. जो क्रिएट होके रिवर्स नहीं हो उसके लिए हम लोग क्रिएट ही नहीं करते, उसको हम लोग परमानेंट डिफरेंस बोलते हैं. सो ये हर एक टॉपिक में आएगा, हर एक टॉपिक में आएगा. समझा क्या? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड जो मैंने समझाया अभी तक. तो एक बैलेंस शीट अप्रोच सबके लिए क्लियर हो गई. मैंने P&L से कंपेयर करके तुमको बैलेंस शीट अप्रोच कराया, लेकिन बार बार अब वैसे एग्जाम्पल्स बार बार कंपेयर करके नहीं कराऊंगा, क्योंकि अब एक बार मैंने समझा दिया तो इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे एग्जाम्पल्स करते जाएंगे. चाहिए तो एक आध क्वेश्चन और मैं P&L अप्रोच से, फिर बाद में धीरे धीरे करके हम लोग P&L अप्रोच बंद ही कर देंगे. मैंने एंट्रीज के साथ बता दिया तुम लोग को. आई हैव एक्सप्लेन्ड विद जर्नल एंट्रीज. ठीक है ना? ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद में हम लोग कंटिन्यू करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे.